अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला और नई सीनियरिटी लिस्ट तनाज़े का सबब बनी हुई है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले से पहले ही उसके खिलाफ मुतल्लिका चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा। फिर तबादला होने के बाद उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक रिप्रेजेंटेशन भिजवाई और वो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 49 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ उठाते हुए इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम करने से रोका जाए। मुनीर मलिक और सलाउद्दीन अहमद के जरिए दायर की गई दरख्वास्त की इब्तिदा में 11 सवालात उठाते हुए पूछा गया है कि क्या दीगर हाई कोर्ट से जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला करना मुफादे आमा में था या इसके बजाय बैरूनी अवामिल की बिना पर ऐसा किया गया। क्या यह तबादला सीनियरिटी लिस्ट का इजरा, रिप्रेजेंटेशन पर फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल तबादले करके जजेस की सीनियरिटी को मुतासिर करते हुए जारी किया गया है, जबकि आर्टिकल 200 सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए तबादलों की बात करता है। क्या तबादले का नोटिफिकेशन इस तरीके से जारी किया गया है जिससे जुडिशल कमीशन के आइन के आर्टिकल 175A के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के इख्तियारात को नुकसान पहुंचे? क्या कोई भी जज हल्फ उठाए बगैर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज हो सकता है? और क्या इस तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट का इजरा, रिप्रेजेंटेशन के फैसले और इसके बाद नोटिफिकेशन का इजरा गैर कानूनी है? क्या सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा इस उसूल की खिलाफ वर्जी में जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी मखसूस हाई कोर्ट में सीनियरिटी उस हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम देने के लिए उठाए गए हल्फ की तारीख से शुरू होती है? क्या ट्रांसफर का नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए कायम की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत को नुकसान पहुंचाता है? क्या ट्रांसफर का नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के आर्टिकल 2A की खिलाफ वर्जी करता है, जैसा कि दूसरी हाई कोर्ट्स के जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इंतजामी कंट्रोल दिया गया है? क्या सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन इस गलत तस्वुर पर जारी किया गया है कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी के साथ एक वफाकी मुत्तहिद जुडिशल सर्विस मौजूद है? क्या सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन दरख्वास्त गुजारों की जायज़ तवक्कात की खिलाफ वर्जी करते हुए जारी किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके तजर्बे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस के ओहदे का तयन किया जाए? क्या तबादले का नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन का फैसला इंतजामी कानून के इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए जारी किया गया है कि सवाबदीदी इख्तियार को माकूल और गैर मनमाने अंदाज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना 2011 की सर्विस रूल्स या लाहौर रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक है या फिर गैर माकूल है? दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उठाए गए इकदाम से अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम, वफाकियत और तस्लीम शुदा अदालती उसूलों के हवाले से संगीन खदशात पैदा होते हैं। 3 ट्रांसफ़र शुदा जजेस में से किसी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम देने का हल्फ नहीं उठाया। उन्होंने साबिका हल्फ मुतल्लिका चीफ जस्टिस के सामने सिर्फ अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में खिदमात अंजाम देने के लिए उठाए थे। 3 फरवरी को नई सीनियरिटी लिस्ट के जरिए जस्टिस सरफराज डोगर को बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर प्यूनी जज का दर्जा दे दिया गया। दूसरे ट्रांसफर होने वाले जजेस सीनियरिटी में 9वें और 11वें नंबर पर आ गए। इसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से खिदमात अंजाम देने वाले जजेस को इज्तमाई तौर पर सीनियरिटी में नीचे कर दिया गया, जबकि उनमें से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 23 दिसंबर 2015 से खिदमात अंजाम दे रहे थे। 3 नए ट्रांसफर होने वाले जजेस में से 2 अपने तबादले के फौरन बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में शामिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर मौजूद जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में शामिल होने से बहुत दूर थे। इसी तरह जस्टिस खादिम सूमरो हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को बतौर एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट तैनात हुए थे और वो सीनियरिटी में नंबर 26 पर थे, लेकिन अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का रुकन बना दिया गया है। उनके तबादलों के फौरन बाद दोनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया पर काबिज हो गए हैं।
जस्टिस सरफराज डोगर को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में भी शामिल कर लिया गया है। यानी जस्टिस सरफराज डोगर को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया का फोकल पर्सन भी बना दिया गया। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नए ट्रांसफर होने वाले जजेस की महारत को किस बुनियाद पर जांचा गया है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया जा सके, जबकि हकीकी इंतजामी और निगरां तजर्बा रखने वाले हाजिर सर्विस जजेस को बेदखल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 फरवरी को एक खत के जरिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के कानून को जुज़वी तौर पर और गलत पढ़ते हुए हमारी रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया। 12 फरवरी को जस्टिस सरफराज डोगर को अदालत में 2 हफ्ते भी ना गुजारने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इससे अहम सवालात उठते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से हाजिर सर्विस जजेस को सजा देने और उन्हें साइडलाइन करने के लिए तबादले की ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाजिर सर्विस जजेस के हाथ से इंतजामी कंट्रोल छीनने और अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में इंतजामी तजर्बा ना रखने वाले नए जजेस को वो इख्तियारात देने के लिए उजलत में उठाए गए इकदामात पर भी सवाल उठते हैं। ये ताकत का मनमाना इस्तेमाल है। ये सब करते हुए आइन और उसके ज़ेर असर अदालती उसूलों और कन्वेंशंस को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन खाली असामियों को तबादले के जरिए पुर कर दिया जिन्हें जुडिशल कमीशन ने 17 जनवरी को खाली छोड़ने का फैसला किया था। इस अदालत को उस तमाम मवाद का जायजा लेने की ज़रूरत होगी जो मुशावरत के अमल की तफसीलात सामने लाता है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि यह तबादला अवामी मुफाद में था या नहीं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। अदालती ताकत हर जज के पास एक जैसी है। आला अदालतों में इंतजामी इख्तियारात को मुनासिब तर्ज अमल और अदालती उसूलों के मुताबिक एक से ज़्यादा जजेस की राय के साथ वसी पैमाने पर तकसीम किया जाना चाहिए, ताकि अदालत को मुनासिब तरीके से चलाने के तरीक़े पर वसी तर इत्तफ़ाक़ राय हो सके। आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 को अदलिया की आज़ादी के आइनी तौर पर मुसल्लिमा उसूल के मुताबिक पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि ट्रांसफ़र होने वाले जज की रजामंदी लाजमी है, चाहे ट्रांसफ़र की मुद्दत 2 साल से कम ही क्यों ना हो। ये नुक्ता हिंदुस्तान के कानून से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, जिसमें जज की रजामंदी की ज़रूरत ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह का तबादला अवामी मुफाद के लिए होना चाहिए। एक जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाने के लिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करना उस तर्ज अमल के दायरे में आता है जिसे अल जिहाद ट्रस्ट केस में वाज़े तौर पर इख्तियारात की तकसीम के नज़रिए की खिलाफ वर्जी पर मुस्तरद किया गया था। सूबाई हाई कोर्ट्स का दायरा सिर्फ एक सूबे तक महदूद होता है। हाई कोर्ट्स काबिल तबादला नहीं है, उनमें फ़राइज़ अंजाम देने वाले जजेस भी काबिल तबादला नहीं हैं। इसकी अक्कासी तकर्रुरी के अमल में भी होती है। किसी हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए मुंतखब सूबाई हुकूमत की राय ली जाती है, इसलिए ये सूबाई सालमियत का एहतराम करने के मुतरादिफ है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकली मुस्तकिल ना हो। मौजूदा नोटिफिकेशन के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल मुमकिन तौर पर फेडरेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी की इजाज़त दे सकता है और फिर उन्हें मुस्तकिल तौर पर सूबाई हाई कोर्ट्स में मुंतकिल किया जा सकता है। इस तरह सदर मुमलिकत मुमकिना तौर पर सूबाई हाई कोर्ट्स में पैदा होने वाली तमाम असामियों को पुर कर सकते हैं और आर्टिकल 175A के तहत तयशुदा इज्तमाई फैसला साजी के अमल और मुंतखब हुकूमतों और सूबाई बार काउंसिल्स के किरदार को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस तरह सूबाई हुकूमत और सूबाई बार काउंसिल की जानिब से अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्रुरी के लिए दी गई राय को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। वफाक की इकाइयों के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदेह और कुछ नहीं होगा कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का केस सबक आमूज़ है। जुडिशल कमीशन ने 17 जनवरी को जस्टिस आसिफ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जस्टिस भी तैनात किए, जबकि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नहीं किया था। सदर ने कमीशन को बाईपास करते हुए जस्टिस आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात कर दिया। जुडिशल कमीशन की तकर्रुरी के इख्तियारात सदर के जरिए इस्तेमाल कर लिए गए। आइन के आर्टिकल 200 की शिक 2 और 3 आइन के आर्टिकल 175A के साथ पढ़ी जाए तो ये बताती है कि तबादले का इख्तियार सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे उन जजेस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी जो पहले से ही किसी हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस का कोई मुश्तरका वफाकी कैडर नहीं है। ट्रांसफ़र
एक जज के लिए एक आर्जी मुश्किल वक्त होता है जिसकी तलाफी के लिए उसे इजाफी तनख्वाह और मराहत दी जाती हैं। तबादला शुदा जज हाई कोर्ट में अपना ओहदा खाली नहीं करता जिस पर वो असल में तैनात हुआ था। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है और फिर ट्रांसफर शुदा जज को उसी हाई कोर्ट में वापस जाना पड़ेगा जिसमें वो तैनात किया गया था। अगर ट्रांसफर शुदा जज को मुस्तकिल जज समझा जाता है लेकिन उसे इजाफी अलाउंसेस की भी इजाज़त दी जाती है तो ये उस हाई कोर्ट के दीगर मुस्तकिल जजेस के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। ट्रांसफ़र किया गया जज मुख्तलिफ मुआवजे और अलाउंसेस बगैर किसी माकूल बुनियाद के हासिल कर सकता है। आर्टिकल 200 की शिक 3 जजेस की तादाद में आर्जी इजाफे की इजाज़त देती है जिसका मतलब है कि ये जज आर्जी असामी को पुर करते हैं और इसमें मुस्तकिल तैनाती का तस्वुर नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ट्रांसफ़र होने वाले जजेस ने अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में हल्फ उठाया है लेकिन ये हल्फ सिर्फ उसी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए मखसूस है। हिंदुस्तान में भी यही कानूनी पोजीशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए नए सिरे से हल्फ उठाना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में तबादलों पर जजेस को हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने से पहले नए सिरे से हल्फ उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में वाज़ेह किया गया है कि जब किसी हाई कोर्ट में हल्फ लिया जाता है तो वो तारीख उस हाई कोर्ट के हवाले से सीनियरिटी का तयन करती है। पाकिस्तान के बरक्स हिंदुस्तान में हाई कोर्ट के जजेस का एक ऑल इंडिया कैडर या मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट है जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई लिस्ट यानी फहरिस्त मौजूद ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने भारत से अपनी मर्जी की मिसालें ली हैं। हिंदुस्तान में जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस जज का हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है उसके तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर उसकी सीनियरिटी बरकरार रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कानून के एक पहलू को भारत से लेना जबकि हल्फ बर्दारी के हवाले से दूसरे मुतल्लिका पहलू को नज़रअंदाज करना गैर मुहज़्ज़ब है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के दायरा अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कह चुकी है कि जजेस की सीनियरिटी का सवाल मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सदर मुमलिकत पर नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियरिटी का तयन इस तारीख से होता है जब किसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सदर मुमलिकत को मुकम्मल सवाबदीदी अख्तियार हासिल नहीं है और उन्हें कानूनी उसूलों से रहनुमाई लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत तबादले का अख्तियार सिर्फ मुफाद आमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि किसी जज को सज़ा देने के लिए। इस मामले में ट्रांसफ़र किसी भी अवामी मुफाद की खिदमत के बजाय अवामी मुफाद के खिलाफ मालूम होता है। आर्टिकल 200 की शिक लागू करने के लिए कोई वजह नहीं बताई गई है। तबादले के अमल की कोई वजह भी जाहिर नहीं की गई है जैसा कि बैकलॉग से निमटना या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद ज़्यादा होना। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ख़ास मौजू के माहिर जज की ज़रूरत थी? क्या ट्रांसफ़र शुदा जजेस की मुतल्लिका मौजू की महारत पर गौर किया गया? क्या दीगर हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस का एक पूल बनाने पर गौर किया गया जहां से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए? इस्लामाबाद बार के अराकीन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ेर गौर आने के हक़ से भी महरूम रखा गया है जहां वो कई सालों से वकालत कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर रहने वाले जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। क्या सीनियरिटी में उनसे ऊपर वाले तमाम जजेस पर इस तरह के तबादले के लिए गौर किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला किस बुनियाद पर किया गया? दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि मुतल्लिका कवायद, माजी की प्रैक्टिस, कन्वेंशन और कॉमन सेंस सभी का तकाजा है कि मुतल्लिका हाई कोर्ट की इंतज़ामिया उन्हीं के सुपुर्द की जाए जिन्हें उसका थोड़ा बहुत तजर्बा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिवायत है कि हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात उन जजेस के ज़रिए निपटाए जाते हैं जिनकी तैनाती मुस्तकिल जज के तौर पर की गई हो और जिनके पास अदालत में खिदमत अंजाम देने का तजर्बा हो। लेकिन हाई कोर्ट के तजर्बाकार जजेस के हाथों से इंतज़ामी इख्तियारात छीन लेना और उन्हें एडिशनल और ट्रांसफ़र शुदा जजेस को दे देना किसी माकूल जवाज़ के बगैर है। ये उन एडिशनल जजेस के मफादात के खिलाफ भी है जिन्हें हाल ही में अदालत में शामिल किया गया है और उनकी अदालती कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको मुस्तकिल किया जाएगा। इंतज़ामी काम का बोझ ऐसे नए शामिल किए गए एडिशनल जजेस पर डालना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की मातहत अदालतों के इंतज़ामी कामों और अमले से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हैं, रिवायत और अकल दोनों के ही मुनाफी है। ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन के हवाले से फैसला आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ जारी किया गया है। आर्टिकल 200 सिर्फ महदूद वक्त के लिए आर्जी ट्रांसफ़र के हवाले से है जिससे उस अदालत में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती, लेकिन एक मुस्तकिल ट्रांसफ़र अमल में लाना जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी भी मुतासिर होती हो, ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन और उसके बाद सीनियरिटी का
और रिप्रेजेंटेशन का फैसला करना आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 के मुनाफी है। इस ट्रांसफ़र से कोई भी अवामी मफाद मुंसलिक नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि आर्टिकल 200 की शिक 1 को बैरूनी अवामिल की वजह से लागू किया गया है। ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 175A के खिलाफ है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जुडिशल कमीशन के अख्तियारात में मुदाखलत की है, जिसका काम ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती है। आइन के आर्टिकल 194 को अगर आइन के तीसरे शेड्यूल के साथ पढ़ा जाए तो सीनियरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन का फैसला भी कलअदम होना चाहिए। आइन ये नहीं कहता कि ये हल्फ जो किसी मखसूस सूबे के लिए गए हों उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जजेस को हल्फ उठाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तस्लीम करना और उनकी सीनियरिटी का फैसला उस हल्फ के मुताबिक करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सीनियरिटी लिस्ट और नुमाइंदगी का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय करदा उसूलों के खिलाफ है। इसलिए सीनियरिटी लिस्ट और नुमाइंदगी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दूसरे हाई कोर्ट्स के जजेस जिन्होंने अपनी मुतल्लिका इलाकाई हुदूद में खिदमात अंजाम देने के लिए हल्फ उठाया था, उन्हें इस्लामाबाद में अदालती खिदमात अंजाम देने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ट्रांसफ़र होने वाला जज जिसने इस्लामाबाद में 2 हफ्ते भी नहीं गुजारे, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात भी सौंप दिए गए हैं। ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन का फैसला आइन के आर्टिकल 2A के भी मुनाफी है, क्योंकि जजेस को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात भी दे दिए गए हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनमानी मुदाखलत के बराबर है। ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन का फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन एक गलत तस्वुर के तहत जारी किए गए हैं कि पाकिस्तान में एक मुश्तरका वफाकी जुडिशल सिस्टम है, जबकि ऐसा कोई वफाकी जुडिशल सिस्टम नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट्स का मुश्तरका जुडिशल सर्विस का तस्वुर ही आइन के तहत वफाकियत के निज़ाम के खिलाफ है। क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ किसी मुश्तरका लिस्ट के तहत नहीं होती, बल्कि मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी की बुनियाद पर होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही सीनियर जजेस के पैनल में से होना चाहिए। सदर की जानिब से ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन जारी करना, सीनियरिटी लिस्ट का इजरा और उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिप्रेजेंटेशन का फैसला इंतजामी कानून के तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वो उसूल ये तकाजा करते हैं कि तमाम शवाबदीदी इख्तियारात गैर जानिबदाराना और माकूल अंदाज में इस्तेमाल किए जाएँ। सदर की जानिब से आर्टिकल 196 के तहत कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि सदर ने जवाब दहिंदा नंबर 9 जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस नामजद करने में गलती की, क्योंकि वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे। इंतजामी कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस शामिल होने चाहिए, अलबत्ता यहाँ सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इंतजामी कमेटी का नोटिफिकेशन लाहौर रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ इंतजामी कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। यह करार दिया जाए कि सदर को आइन के आर्टिकल 200 की शिक नंबर 1 के तहत जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का गैर महदूद और बेकाबू इख्तियार हासिल नहीं है, ख़ासतौर पर जब ये किसी वाज़े अवामी मफाद के बगैर किया जाए और अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के उसूलों को नुकसान पहुँचाए। लिहाजा यह करार दिया जाए कि सदर के आर्टिकल 200 की शिक नंबर 1 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल को आइन के आर्टिकल 175A के साथ पढ़ा जाए, ताकि जजेस को किसी मखसूस हाई कोर्ट में तैनात करने के हवाले से जुडिशल कमीशन के इख्तियारात को ख़त्म न किया जाए। करार दिया जाए कि तबादले का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि ये किसी भी अवामी मफाद को जाहिर करने में नाकाम रहा है और इसी वजह से उसे कलअदम करार दिया जाए। इस्तदा की जाती है कि यह करार दिया जाए कि जवाब दहिंदा नंबर 9, 10 और 11 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तब तक तसव्वुर नहीं किए जाते जब तक कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए हल्फ नहीं उठाते। यह करार दिया जाए कि उनकी सीनियरिटी उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर हल्फ लेने से गिनी जाए और वो सीनियरिटी लिस्ट में दरख्वास्त गुजारों से नीचे आएंगे। 3 फरवरी को जारी की जाने वाली सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। यह करार दिया जाए कि जुडिशल कमीशन ने 10 फरवरी को होने वाले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की गलत लिस्ट पर नाजायज़ तौर पर गौर किया। यह करार दिया जाए कि 12 फरवरी को सदर मुमलिकत की जानिब से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती कानून से मुतसादिम है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तस्वुर नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उनका बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत की जाए कि वो इस अदालत की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट जारी करें। इंतजामी कमेटी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9 को कानून, तयशुदा रिवायात और उमूमी अकल और दानिश के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। उबूरी रिलीफ के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को फ़राइज़ सरअंजाम देने से रोका जाए। उबूरी रिलीफ के तौर पर जवाब दहिंदगान नंबर 9, 10 और 11 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट
के जजेस के तौर पर किसी भी अदालती या इंतजामी फराइज सर अंजाम देने से रोका जाए और इस सूरत हाल में जो भी रिलीफ ज़रूरी समझा जाए वो दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का 31 जनवरी को चीफ जस्टिस याया आफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम एक खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही बनाया जाए, लेकिन 1 फरवरी को हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला कर दिया गया, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया। उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत की 2 अहम कमेटियों की तश्कील नौ करके पुराने तमाम जजेस को नज़रअंदाज करके नए जजेस को उन कमेटियों में शामिल कर दिया। जबकि बाद में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने भी कह दिया कि जजेस का ट्रांसफ़र खुशाइंद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीनियरिटी पर मेरी राय मुख्तलिफ है और अटॉर्नी जनरल ने भी मेरी राय से इत्तफाक किया है। ताहम बाद में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के हवाले से खबर सामने आ गई कि उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में सीनियरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस की राय से इत्तफाक नहीं किया था। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई, जबकि चीफ जस्टिस याया आफरीदी को भी उसकी कॉपी भिजवाई गई, जिसमें ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिरल्ला ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस याया आफरीदी के नाम खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास उस वक्त तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अपोजिशन के अरकान बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट कर दिया, लेकिन फिर भी जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिन्होंने ओहदा संभालने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजीद इंतजामिया कमेटियों में भी जूनियर और ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस को शामिल कर लिया और सीनियर जजेस इंतजामी मामला से बाहर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैनाती से पहले ही नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद अब उन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। ताहम इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी ज़्यादा उम्मीद का इजहार नहीं किया है और कहा है कि मुझे मतन में वाज़ेह कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो तकाजा करती हो कि नया हल्फ लिया जाए। इस पे बहस तो की जा सकती है, मुझे कोई वाज़ेह मतन में तो चीज़ नज़र नहीं आती जो तकाजा करती हो कि नया हल्फ लिया जाए। इनको ट्रांसफ़र करके लाया ही इसलिए गया है कि उनको सीनियरिटी दी जा सके उस तारीख से जब वो अपने आबाई हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए थे, वरना तो 4 आसामियाँ थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ 4 सूबों से जज आ सकते थे अगर मकसद यही होता कि सूबों को नुमाइंदगी देना है, लेकिन वो जज साहिबान फिर जूनियर मोस्ट होते। इनको तबादले के लिए लाए इसलिए हैं कि इनको सीनियर गर्दाना जाए और उस बुनियाद पे इनमें से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस का भी कोई खास फायदा होगा उन लोगों को जो इन तबादलों से या इस ट्रांसफर से नाला हैं। ट्रांसफर एक हो गई है, आइन में बज़ाहिर एक शिक मौजूद है, उसमें हल्फ की बज़ाहिर जरूरत नजर नहीं आती। ये बहस चलती रहेगी, लेकिन मुझे कोई नतीजा इसका अच्छा नजर नहीं आता। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते बहाल करना चाह रही है, मुफाहमत का रास्ता खोलने की कोशिशें कर रही है, मगर दूसरी तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया खामोश नहीं हो रहा है और वहाँ से फौजी क़यादत को बराह रास्त हदफ बनाने का सिलसिला जारी है और पीटीआई के बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमा भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बरतानिया के दौरे के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसी तरह की मुहिम चलाई गई। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए आर्मी चीफ की बरतानिया में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई। पीटीआई की इस मुहिम को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
एक बहुत छोटा सा एक 10% टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। आप 9 मई के हमले करते हैं, शुहदा की यादगारों को बसमार करते हैं, आप दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके साथ साथ आप दहशतगर्दों की भी हिमायत करते हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। पाकिस्तान की फौज की बड़ी तारीफ होती है बैरून मुल्क, उसके प्रोफेशनलिज्म की, इंटेग्रिटी की, तो ये अब इनके लिए मुश्किल है इस चीज को हजम करना। तो ये अब एक कैंपेन जो चला रहे हैं, ना सिर्फ ये हाईली कंडेमेबल है, इसको हम भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं और साथ एक ये भी बताना चाहते हैं कि कानून अब बिल्कुल हरकत में आएगा। आपके कहने से ये कंट्रोवर्शियल होगा नहीं, पहले ही आपकी रेमिटेंसेज वाली कॉल अवाम ने रिजेक्ट की है, आपने बॉयकॉट करने का कहा, रेमिटेंसेज में 32% इजाफा हो गया। आप जो मर्जी कोशिश कर लें, कभी खत लिखने की बात कि फौज को सियासत में मुलविस करो और कभी आर्मी चीफ के विजिट के हवाले से इस तरह की ये बातें करते हैं। आप जो मर्जी मुल्क दुश्मनी कर लें, आपके IMF के खत भी फेल हुए, आपके 9 मई के हमले भी फेल हुए और अब आप ये जो मजमूम कोशिश कर रहे हैं ये भी फेल होगी। हुकूमत जहां PTI पर आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम लगा रही है, तो वहीं ये दावा भी कर रही है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके NRO लेना चाह रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ओपनली भी और खुफिया तौर पर भी इस्टेब्लिशमेंट को बातचीत का पैगाम भेज रहे हैं ताकि NRO या रिलीफ मिल सके। ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से NRO या रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानी PTI मज़ीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के बाद क़यादत में वाज़ेह तक़सीम नजर आ रही है। रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने फिर कहा कि मेरा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इमरान खान का फैसला है। शेर अफजल मरवत ने तनकीद करनी है या मनाजरा करना है तो इमरान खान से करें। इमरान खान ने फैसला किया है, ये किसी और का फैसला नहीं है। उनको अगर तनकीद करनी है, मुनाजरा करना है तो इमरान खान से करें। मैं उनके रास्ते में नहीं खड़ा, मेरा ना उनसे कोई मुकाबला है ना रकाबत है। इमरान खान उनको वापस लाना चाहेंगे तो वापस ले आएंगे, इमरान खान उनको बाहर रखना चाहेंगे तो बाहर रखेंगे। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इन हालात में PTI क़यादत कोशिशें कर रही है कि ये सारी सूरत हाल इमरान खान के सामने रखी जाए, मगर कुछ दिन से फैमिली के अलावा किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। आज जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात का दिन था और मुलाकात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार, आतिफ खान, साहबजादा हामिद रजा और आमिर डोगर समेत कई रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे थे, मगर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाकर पार्लियामेंटेरियंस की तज़लील की जा रही है। जबकि शानदाना गुलजार से जब यह सवाल हुआ कि क्या अडियाला जेल के बाहर धरने का प्लान तैयार हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा हर प्लान तैयार है। ये सियासी मुलाकात का दिन था, हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं और ये हुकूमत वक्त और इनके पीछे जो इदारे हैं वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन जो लोगों के मुंतखब लोग हैं उसको यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। और जब भी खान बुलाएंगे इसी से आएंगे, न हम जेलों से डरने वाले, न हम FIRों से डरने वाले। खान साहब की 27 तक हमने सुना था कि इसलिए मीटिंग्स रोक दी गई हैं कि खान को मैसेज दिया जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आईन और कानून तो लौंडी भी नहीं है इस शहर की, कुछ भी नहीं है, तुम हमारी बात मानोगे वरना वो हम जो मर्जी करेंगे। ये अब नहीं हो सकता। आपने देखिए आज एक फौज आई थी, MNAs की, MPs की, सेनेटर्स की, मिनिस्टर्स तक की। सोहेल अफरीदी 4 दफा खास से मिलने आया, उसको नहीं मिलने दिया। हमारा जी हर प्लान तैयार है, हर चीज ऑन द टेबल है, हमारी मर्जी, हम जहाँ जाएं जो करें। काम इस सब के दौरान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 120 से ज़ायद अफराद की जमानतें मंजूर कर ली हैं, जिन्हें 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इन तमाम वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ताहम कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जमानत पाने वाले कारकुनों को यह हिदायत की है कि वो पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी जमा कराएं कि वो आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर तलाल चौधरी साहब। हुकूमत के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, उस पर उनसे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत एक तरफ ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ NRO लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते कर रही है, कोशिशें कर रही है, मगर दूसरी तरफ उन्हें यह भी कह रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ तो वाज़ेह तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को, उसकी क़यादत को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रही है, प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है, नाम लेकर दे रही है, तो NRO क्यों मांग रही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, आप इनका माजी देख लें। जब तक फौज आपको कंधों पे बिठाए, उसका आर्मी चीफ आपकी जायज नाजायज मदद करे, तो फिर वो कौम का बाप होता है। और जैसे ही वो अदम इत्माद में आपका साथ ना दे, तो फिर मीर जाफर और मीर सादिक होता है। और इस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ तो
इनका बुग़्ज़ बहुत पुराना है, क्योंकि पहली दफा रंगे हाथों सबूतों से जो मियां बीवी को, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को पकड़ा, वो इन्होंने पकड़ा और उस वक्त से ये बुग़्ज़ शुरू हुआ है। और इसकी तारीख आप देख लें कि इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लॉन्ग मार्च किया गया, फिर हर तरह की कैंपेन और चलाई गई, मगर अल्लाह का जब करम हो तो फिर चीजें नहीं रुकती। और ये रही बात, ये जो खत लिख रहे थे उसमें भी इनकी बदनीति शामिल थी। ये असल में बड़े ही धीमे अंदाज में लोगों को ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का बयानिया, मजलूमियत का बयानिया, कि देखिए मैं मजलूम हूं और जालिम एस्टेब्लिशमेंट है। और भाई जुल्म आपने खुद अपने आप पे किया है, 190 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं। मगर तराजी साहब, जब आप ये बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं, जो आपने ज़ाहिर हिस्ट्री भी बताई है, जब वो ज़ाती हिस्ट्री है इमरान खान साहब की और अस्करी क़यादत की, तो उसके बाद उन्हें ये उम्मीद तो नहीं होगी ना कि मामला हो या हमें एनआरओ मिलेगा। जिन खतूत का भी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी चार्जशीट है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं ऑफिशियल हैंडल से उसमें भी बराह रास्त हमला है या फिर बराह रास्त तनकीद है, जो मुख्तलिफ इनके बैरून मुल्क जो लीडरान हैं वो भी कर रहे हैं। तो एनआरओ तो नहीं मांग रहे ना, वो हेड ऑन ही ले रहे हैं, वो मुसलसल कन्फ्रंट ही कर रहे हैं। देखिए, ये जो 9 मई था और इसी तरह ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है, ये असल में आर्म ट्विस्टिंग या किसी को ब्लैकमेल या आप कहते हैं कि जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने पे, ये इसीलिए ये साथ साथ करते हैं। यानी एक साइड पे आप खत लिख रहे हैं, दूसरी साइड पे 5 रुकनी आपने बैनुल अक़वामी एक कमेटी बनाई है, जिसके एक रुकन शहबाज गिल है, जो यूरोप में उस वक्त फौज के खिलाफ रैलियां निकाल रहे थे। और उसी वक्त आप लिख रहे हैं मेरा मुल्क मेरी फौज, और वही मेरी फौज और उसी का सरबराह, कभी आप उसे याह्या खान पार्ट 2 कहते हैं, कभी आप इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बड़े, इनको पता है कि इनके केसेस में जब तक एनआरओ नहीं होगा इनको किसी जगह से रिलीफ नहीं मिलेगा। और जो आखिरी रिलीफ की उम्मीद थी वो 26वीं तरमीम ने खत्म कर दी है। अफसोस की बात यह है कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं ये इसलिए चल रही हैं कि हमारा निज़ाम अदल और अदलिया 2 साल से ये फैसला नहीं कर सकी कि 9 मई के केसेस वो किस अदालत में चलेंगे। मगर साहब 3 साल से ये स्ट्रेटजी करामत नहीं साबित हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ज़ाहिर है उन पर सख्तियां ही मजीद आई, उनके मामलात नहीं तय पाए। ये जो उनकी स्ट्रेटजी रही कि बराह रास्त वो कन्फ्रंटेशन करेंगे, मगर ये कब तक चल सकता है, ये स्टेटस को कब तक चल सकता है? ज़ाहिर हुकूमत की तो ये उम्मीद होगी कि मामलात इसी तरीके से रहें, इख्तलाफात इसी तरीके से रहें, मगर क्या ये चल पाएगा एक लंबे अरसे तक, जब 3 साल से ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तकरीबन 2.5 साल से मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ ये इख्तलाफात चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें तो जो इन्होंने कार्ड्स खेलने थे, वो इस्तीफों से लेके, असेंबलियां तोड़ने से लेके, इलेक्शंस का रिजल्ट ना मानने, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च और धरने और बगावत तक, वो नाकाम हुई है। और उसके बावजूद पाकिस्तान में कदरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जिससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। अब रही बात, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं। अगर 9 मई के केसेस का फैसला कर दिया जाता तो इनका हौसला इतना ना बढ़ता। और जिस तरह 26वीं तरमीम करके पार्लियामेंट ने हालात को बेहतर किया है, मुझे लगता है कि एक दफा फिर पार्लियामेंट को अपनी ताकत और अपना कानून साजी के जरिए ये इस काम को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, 9 मई को रियासत ने खुद भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया ना, जिसकी वजह से 9 मई के मामलात खराब हुए। सिर्फ और सिर्फ अदालतों पर उसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। मगर तलाल साहब, ज़ाहिर एक वक्त था जब आप समेत मुतादिद रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ तक करने पर पाबंदी थी। आप लोगों पर वो जो कहा जाता था कि बाकायदा तौर पर कटा लगा हुआ है, जो अब इमरान खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर काटा लगा हुआ है, ये कब तक चल सकता है? आपको लगता है ये आप लोगों के ऊपर ख़त्म हो गया तो इमरान खान साहब पर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ पर नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मामला ये है कि ये दरअसल लाडले रहे और ये सिस्टम का ऐसा लाडला रहा है कि इसको फॉरेन फंडिंग है तो 8 साल उसका स्टे है। इनकी अगर बाकी 62-63 के मामलात हैं तो उसको कोई पूछेगा नहीं। इनको अगर बाकी इनके किसी भी किस्म के, यानी गुड टू सी यू वाला जो माहौल है इनके लिए रहा है, अब आकर इनको वो लाडलापन जो है वो खत्म हुआ है, सहूलतकारी खत्म हुई है। और उसके बाद अगर एक ऐसा कानून सबके लिए एक जैसा हो, किसी को सहूलतकारी ना की जाए,
तो ये जिस तरह की मर्जी इस तरह के सियासतदान हो, हम मुकाबला करते रहे और कर सकते हैं और करके दिखाया है, क्योंकि हम कारकर्दगी से पर अपनी सियासत करते हैं, परफॉर्मेंस पे। मगर तो इस वक्त आप तो नहीं मुकाबला कर रहे हैं ना, इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट और उनके मामला चल रहे हैं, आप लोग तो नहीं मुकाबला कर रहे हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में भी नहीं कर पाए। नहीं, देखिए ना, ये हमने कोई बानी पीटीआई का पहली दफा मुकाबला नहीं किया। ये अरूज पे था जब मीनार पाकिस्तान का जलसा और उसके बाद कायदे आजम के मजार का जलसा, कहते थे कि पता नहीं क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत उस वक्त भी दी थी। और उसके बाद 2018 में जब आरटीएस बैठा, जब हर चीज हमारे खिलाफ थी, उस वक्त भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन बन के दिखाया। हम परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी हैं, हम परफॉर्मेंस से अपनी सियासत आगे बढ़ाते हैं और वोट लेते हैं। सो हमारा परफॉर्मेंस में इस बयानियां उस तरफ क्यों नहीं जाने देते? क्यों गाली गलोच नफरत तक बयानियां लेकर आते हैं? क्यों कोई ये नहीं कहता कि 13 साल में केपीयू ने क्या किया है और 1 साल में पंजाब या वफाक की हुकूमत और इनका क्या कंपैरिजन किया जाए? बाकी रही बात, मुकाबला हम कर रहे हैं, करके दिखाएंगे, मगर पहले सहूलतकारी होती रही है, अब सहूलतकारी बंद हुई है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि 190 मिलियन इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि किसी की मकबूलियत है, या 9 मई के हमलों को जायज करार दे दिया जाए क्योंकि कोई बात नहीं जी, इसमें एक खास पार्टी जिसके बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, यूनिवर्सिटियों से आए हुए और बड़े क्या कहते हैं ब्रांड पहनने वाले जो हैं, वो उन्होंने किया। नहीं, ये रियासत को ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी इस तरह की यलगार या इस तरह के फितने से के अगेंस्ट सियासत नहीं की जा सकती। सियासत के लिए आपको सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया तलाजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मगर कोई नहीं आया। एक और अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक मिनट के बाद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जिस दिल दहला देने वाले खदशे का इजहार किया जा रहा था, उस खदशे की अब खुद मरकजी मुल्जिम अरमगान ने तस्दीक कर दी है। मुल्जिम अरमगान ने जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस की तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने अपने बयान में इंकिशाफ किया है कि 6 फरवरी को शिराज और मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा के बंगले पर पहुँचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। इस दौरान मुस्तफ़ा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया तो शराज ने मुझे रोका। फिर शराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। मुल्जिम अरमगान ने मजीद बताया कि हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। मुस्तफ़ा से कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। इस पर मुस्तफ़ा ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट लगने की वजह से वो हिल ही नहीं पाया। आग लगने के फ़ौरन बाद मुझे शिराज ने वहाँ से चलने का कहा और फिर मैं और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुँच गए। वाज़ेह रहे कि पुलिस को इब्तिदाई तौर पर मुल्जिम अरमगान का रिमांड मिलने में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिससे तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन ने 2 दफ़ा मुल्जिम के रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उसे जुडिशल कस्टडी पर जेल भिजवा दिया था, मगर फिर पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट ने मज़कूरा जज की तरफ से रिमांड मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और रिमांड हासिल करने के लिए उसी दिन मुल्जिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दे दिया, जिस पर पुलिस ने मुल्जिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया, जो अब कल ख़त्म होने जा रहा है। मगर अब तक की तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। साथ ही तफ्तीशी हुकाम ने बताया है कि मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने उसके बंगले से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है, जिससे मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया गया था। और अब यह खबर सामने आई है कि पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मंशियात के मुबैना कारोबार से मुतालिक भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा कल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की तारीख भी मुकर्रर है, जबकि आज वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने बयान में कहा है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज की मुबैना बेज़ाब्तियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत इरसाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने यह भी कहा है कि केस से मुताल्लिक अफवाहें और मन घड़त बयानिए ज़ेर गर्दिश हैं। अफवाहों और मन घड़त बयानिए पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिम अरमगान के पुलिस रिमांड के दौरान उनकी शफात और उसकी निशानदही पर लोहे की रॉड की बरामदगी के लिए उसके बंगले पर पुलिस की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ, क्या क्या ऐसे शवाहिद मिल रहा है पुलिस को जो मुल्जिम अरमगान को इस वारदात से जोड़ते हैं?
शादेब, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अरमगान से बयान लिया गया और बयान में इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए, जिसका हमने जिक्र भी किया। और उसके बाद जो पुलिस ने जो अरमगान को अपने साथ लिया और लेकर उसी बंगले पर गई जहां से जो ये कहानी शुरू हुई थी। उस बंगले पर जब रेड की गई और देखा गया तो घर के मुख्तलिफ कमरों से कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए, जबकि साथ साथ जो मेन गार्ड रूम है वहाँ से जो वो लोहे की रोड है वो बरामद की गई। और इसी लोहे की रोड से जो है वो ना सिर्फ बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा को तशद्दुद किया गया, बल्कि उसे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि उसके घुटने और जब सर से खून निकलना शुरू हो गया तो उसके बाद जो है वो शिराज नामी जो इसका पार्टनर है अरगुमान का, तो उसकी जानिब से जब इसे कहा गया तो फिर उसके बाद मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में जो है वो इसे डाला गया और डालने के बाद यहाँ से हब की प्लानिंग की गई। आपको बताएं कि बड़े ड्रामेई अंदाज में हब की प्लानिंग भी की गई। जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बाकायदा मैप पे जो है वो ये लिखा गया कि हंटिंग प्लेस जो है वो बताई जाए, तो हंटिंग प्लेस के हवाले से जब इन्होंने सर्च किया तो हब का जो ये दोरजी का ये इलाका है, इस इलाके की लोकेशन आई और उन्होंने बगैर किसी तस्दीक के इस इलाके की तरफ ये लोग गए हैं और वहाँ जाकर जो है वो तमाम तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये बताइएगा, अरबगान उसका दोस्त शिराज जिन्होंने ज़ाहिर ये सारा कुछ किया, उन दोनों के जो बयान हैं वो एक जैसे ही हैं जो ये साबित करते हैं कि दोनों ने मिलकर वारदात की, या दोनों के बयानों में फ़र्क है? देखिए, दोनों के बयानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो हमारे सामने आई और उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो भी चीज़ें दर्ज की गई हैं उस हवाले से जब हमने तफ्तीशी ज़राए से बात की तो अरगुमान की जानिब से भी जो है वो यही तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं। अरगुमान की जानिब से ये बताया गया कि पहले उसने शिराज को जो है वो एक बंगले पर तलब किया और तलब करने के बाद उससे तमाम तर जो है वो बातचीत की और उसके बाद शिराज को ये कहा गया कि वो मुस्तफ़ा को जो है वो बंगले पर बुलाए। जैसे ही मुस्तफ़ा इस बंगले पर आया है अपनी गाड़ी पर, उसके बाद इन दोनों ने ना सिर्फ जो है वो इसकी प्लानिंग की थी। अरगुमान की जानिब से जो लोहे की रॉड आज एक्सक्लूसिव तौर पर हमने भी दिखाया कि बेंगलोर से जो है वो बरामद हुई है उसके गार्ड रूम से, उस रॉड से इतना ज़्यादा 2 घंटे तक जो है वो इंकशाफ किया है कि तशद्दुद करता रहा। उसके बाद जब ब्लडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो मुस्तफ़ा है उसके सर से खून काफ़ी ज़्यादा निकलना लग गया, तो उसके बाद शिराज की जानिब से जो है वो अरगुमान को रोका गया और कहा गया कि इस मुस्तफ़ा को अब कहीं ठिकाने लगाया जाए। तो इन दोनों की जानिब से फिर ये प्लानिंग की गई कि इसी की गाड़ी में इसे डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ से ये मूव हुए हैं। जो सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि हब जाकर जब इन्होंने गाड़ी की डिग्गी ओपन की है तो इनको ये देखा गया कि मुस्तफ़ा जो है वो अभी ज़िंदा है। तो जो अरगुमान है उसकी जानिब से ये बयान भी दिया गया कि उसके बाद ना सिर्फ गाड़ी की डिग्गी को खुला छोड़ा गया बल्कि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है या साइड की स्क्रीन हैं उन्हें भी जो है वो खुला छोड़ा गया और बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ा को ये कहा गया कि अब हम तुम्हारी गाड़ी को जो है वो आग लगा रहे हैं और अगर तुम बचकर यहाँ से जाना चाहते हो तो ये यहाँ से तुम जा सकते हो। ये तमाम तर जो वीडियो बयान हैं वो पुलिस को जो है वो अरगुमान ने रिकॉर्ड करवाया है और उसकी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है अब पुलिस की जानिब से तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।